गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है आज की क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और कल की तरह। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कल जो था पहला क्वेश्चन वो हमारे पास में था कि प्रोटीन जो होती है वो सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, और आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है। कल का हमारा एग्जाम्पल था सोयाबीन और आज का हमारा एग्जाम्पल इसमें जो आंसर है वो कौन सा होगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए जो है हमारे पास में चावल, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सेव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, सिक्कर, आला झाट, मूंगफली, किशन सिंह, अचल सिंह, सौरभ नेगी, ओके, मोती सिंह सिसोदिया, अचल सिंह। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। बी आंसर आ रहा है यानी कि मूंगफली। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सही बताया है, मूंगफली। यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो आंसर दे रखा है उसमें मूंगफली में जो है वो सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत होता है। प्यारे विद्यार्थियों, चावल में जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अधिक होता है, बराबर ना। ये चीज ध्यान में रखना कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, तो हम लोग कहेंगे चावल में होगी, बराबर ना। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी मूंगफली में जो है वो अपने प्रोटीन की मात्रा जो है वो अधिक होगी। ओके, तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है भाई, हाँ, चलो। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? उपापचय, मेटाबॉलिज्म, बक्षाणु क्रिया, फेगोसाइटोसिस, प्रकाश श्वसन एंड अपघटन। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दो, क्या होगा? सेकंड को, जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? किस प्रक्रम के द्वारा? उपापचय, मेटाबॉलिज्म या बक्षाणु क्रिया, फेगोसाइटोसिस या प्रकाश श्वसन या अपघटन, किसके द्वारा होती है? प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर दो। सेकंड का सी आंसर आ रही है, प्रकाश श्वसन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस को जरा ध्यान से समझो। क्वेश्चन सभी आप आंसर जो है वो सी आंसर आ रहा है, जरा आप क्वेश्चन को जो है इस समय आप समझ नहीं रहे हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो प्रक्रम कौन सा है, वो क्रिया कौन सी है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश शोषण ये क्रिया थोड़ी है, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश शोषण ये यहाँ पर ये क्रिया थोड़ी है। हम जब खाना खाते हैं, मान लो एक रोटी है, रोटी को हम लोग खाना खाएंगे, तो अब मैं कहूँगा कि रोटी में जो है एनर्जी है, बिल्कुल एनर्जी है। तो क्या हम लोग रोटी को बाहर रख देंगे और उसे खाएंगे नहीं तब भी हमें एनर्जी मिल जाएगी? जी नहीं। रोटी को खाएंगे, अंदर रोटी जाएगी, फिर उसके अंतर्गत जो है हमारी उपापचय क्रियाएं होगी और उन उपापचय क्रियाओं के द्वारा हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ से ऑप्शन जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारा आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रम के द्वारा हमें ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, बराबर ना। ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट होगा। यस आशीष, ओके, मेटाबॉलिज्म राइट। ओके, अब समझे ना। तो ये चीज जरा समझ के आंसर दिया करो, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा है? भाई
अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो अपने माइंड का जो पार्ट है वो कौन सा है? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र है, हाइपोथैलेमस, डायनेसेफेलॉन या अनुमस्तिष्क या सुषुम्ना। ओके, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आंसर दो। ओके, तीसरे का आंसर ए आ रहा है। बहुत अच्छा, शाबाश। ये तो कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं कर सकता, बराबर ना? यस, बहुत अच्छा। हाइपोथैलेमस, बहुत अच्छा, शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र यानी कि हमारे बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है हमारे मस्तिष्क में वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस होता है, ताप नियंत्रण केंद्र होता है, बराबर ना? आपको पता है कुत्तों में जो है, कुत्तों की जो जीभ है वो जीभ क्या करती है? सामान्यतः अपने कुत्ते के जीवों जो शरीर होती है, बॉडी होता है कुत्तों का, उनके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? तो वो जीभ करती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर जो होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम लोग इसको लगभग कितने कहेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, बराबर ना? ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है, राइट? यस। ओके, अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में भी देखें ना तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बराबर ना? और 310 इसका होता है केल्विन। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, बराबर? ओके, चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है? ऐसी कौन सी जो अपनी धातु है जो विद्युत की कुचालक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ा है कि जितने भी सारी धातुएं होती है वो सारी विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ओके, और एकमात्र धातु को छोड़कर। अब प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र वह धातु कौन सी है? तो जल्दी से आंसर दो, ठीक है? चलो, हाँ जी, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा, शाबाश। फोर्थ का आंसर सभी का राइट आ रहा है, फोर्थ का आंसर। यस, बहुत अच्छा। सबसे पहले आशीष ने दिया है, फिर सौरभ नेगी, फिर किशन सिंह, एस राठौड़, बहुत अच्छा। ओके, अचल सिंह। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी धातु होते हुए विद्युत की कुचालक है? यानी कि लेड, यानी कि सीसा, यानी कि पीबी। प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो है हम लोग कहते हैं कि अपनी जितनी भी सारी जो धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, बराबर ना? क्योंकि आपको पता होगा कि धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, जिसकी वजह से सारी धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन एकमात्र धातु यानी कि सीसा, हम लोग पीबी यानी कि सीसा या लेड, ये क्या होती है? विद्युत की जो होती है वो कुचालक होती है, बराबर? यस। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। 5 है बर्फ का एक टुकड़ा जिसके अंदर एक पत्थर जमा है और पानी से भरे कांच के बर्तन में तैरता है। जब बर्फ पिघलेगी या पिघलेगी तो बर्तन में पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जहाँ तक मैं मानता हूँ, इस क्वेश्चन का सारे स्टूडेंट जो है राइट आंसर, और सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन जो है आगे चलना चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, आगे चले हम लोग क्या? तो एक बार पहले आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दे दो, उसमें उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, लो आ गया ना बी आंसर, वेरी गुड। यानी कि तल में सीधी सी बात है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। प्राकृतिक गैस या सीएनजी में मुख्यतः है
ये अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा इसको दो आंसर सोच समझ के दो। कल हमने एलपीजी पढ़ा था, प्रोपेन और ब्यूटेन। आज हमारे पास में प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी आ चुकी है। अब सीएनजी जो है वो मुख्यतः किसकी है? ऑक्टेन का मिश्रण, एंड ब्यूटेन का मिश्रण, एंड ऑक्टेन या मेथेन। तो जल्दी से दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के इसका आंसर दो। ओके, 6 में आंसर जो है वो ए आंसर आ रहा है, और 6 में ए आंसर, बहुत अच्छा, शाबाश, कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर दो भाई। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आशीष का आंसर डी आ रहा है। क्या बात है, किसी का ए किसी का बी, अब डी आने लग गया है, अब ब्यूटेन आने लगा है। जरा एक आंसर भेजो, क्या आंसर आना चाहिए? सही आंसर दो। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हाँ सौरभ नेगी, बहुत अच्छा। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि सीएनजी जो होती है वो ये मीथेन प्लस इथेन से मिलकर बनी होती है। मीथेन प्लस इथेन, इससे जो है वो मिलकर बनी होती है। तो ये रहा हमारा मीथेन, आईबास में CH4। तो प्राकृतिक गैस सीएनजी में मुख्यतः क्या होती है? मीथेन होती है, बराबर ना? यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के साथ जो है सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चंस, और बहुत ही शानदार जो है वो हम लोग देखेंगे, बराबर। किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल आशीष, बिल्कुल सही है, आपका सही है, बराबर। यस, अब क्वेश्चन 7 का दीजिए। ओके, अचल सिंह ने जो है वो डी आंसर दिया है। डी बोले तो नाइट्रोजन। अच्छा, सी। आशीष, MS चौधरी, चौटन, जाट, आशीष, बहुत अच्छा, शाबाश। कार्बन, यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कहा आपने, कार्बन ही होगा। आपने देखा होगा कि हम लोग जो है पहले इस प्रकार से अपने कुछ रिएक्शन है CH3 CH2 CH2, इस प्रकार से हम लोग जो है पढ़ते थे। आई बात समझ रहे? तो ये क्या कर रहा है, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में जो है वो क्या बना रहा है, अपने बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ में सबसे ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। जैसे इसको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, इस प्रकार से हम लोग इनको बोलते हैं, बराबर ना। कार्बन की संख्या के आधार पर इसको जो है वो नाम दिया जाता है। यस, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो ये कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ में सर्वाधिक यौगिक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से पृष्ठ तनाव की यूनिट है। पृष्ठ तनाव की जो है वो यूनिट कौन सी है? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। पृष्ठ तनाव की जो है वो यूनिट कौन सी होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, जल्दी से। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चंस मैं आपको जो है अपने होमवर्क में देता हूँ। बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। और इस क्वेश्चंस का आंसर जो है जितने भी ऑफलाइन जो अपने देखेंगे उन सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे, बराबर। यस, तो ये इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है इसका आंसर भी दे दिया है। यस, जिसने आंसर दे दिया है उनका सही है, और जिसने आंसर नहीं दिया है या फिर अपने जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा उसके पश्चात देना चाहे तो वो दे सकता है, बराबर ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिध्वनि तरंगे के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? ये लो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? कि प्रतिध्वनि तरंगे के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ओके चौधरी साहब, चलो भाई जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा?
क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि तरंगे के कारण उत्पन्न होती है, किसके कारण? अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन या परावर्तन? जल्दी से आंसर दो भाई, किसके कारण? शाबाश। सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। परावर्तन, यस। तो प्रतिध्वनि तरंगे जो होती है वो हमेशा परावर्तन के कारण जो है वो उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा, सबके आंसर राइट आ रहा है। यस, आगे चलते हैं। आपको पता ही है परावर्तन क्या होता है, हमने प्रकाश में बहुत शानदार तरीके से भी पढ़ा है, इसको अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून विद्युत चालकता, या अधिक विशिष्ट ऊष्मा, या अधिक ऊष्मा चालकता? तो टेक्निकल वाले जरा ध्यान दो इधर और क्वेश्चंस का आंसर दो। टेक्निकल वाले, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर अपनी जो है 10 है, उसका आंसर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? यस, जल्दी से। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छा, आशीष ने जो है 10वें में सी आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10वें में सी आंसर ही राइट है, अधिक विशिष्ट ऊष्मा, वेरी गुड, शाबाश। अब इससे यह पता लगता है कि आपकी कैसी जो है वो तैयारी है। बहुत अच्छा। MS चौधरी, चौटन, सीकर, सौरभ नेगी, आशीष जाट, ओके, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी कि इनमें से किसमें जो है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वो सबसे अधिक है? तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, किस में होता है? जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर भेजो। सौरभ नेगी, शिवपाल सिंह भाटी, टप्पू, बहुत अच्छा। 11वें में आपका आंसर आ रहा है डी, क्या बात है। किसकी सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसकी सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है भाई? जल्दी से आंसर दो। बहुत अच्छा, वाटर। भाई सीधी सी बात है कि जल का जो है, इनमें से जल का जो है वो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। और जल से ज्यादा हम लोग कहते हैं कि वाष्प का, जल वाष्प का जो है वो ज्यादा नहीं, गुप्त ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा होता है, जल वाष्प। इसलिए आपने सुना होगा, देखो इनमें से किसमें जल, जल से किसमें जल वाष्प, इसमें सबसे अधिक होता है। आपने सुना होगा कभी क्वेश्चन कि सामान्यतः एक भाप से जल की तुलना में या आग की तुलना में जो हम लोग भाप में जो जलते हैं वो ज़्यादा पीड़कदायक होता है। जितना अपना अग्नि से जलते हैं उतना पीड़कदायक नहीं होता जितना अपना भाप से जलने पर पीड़कदायक होता है, सही है ना? यस, तो यहाँ से ये, क्योंकि जल वाष्प का जो है गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, तो जल का इसमें जो है वो सर्वोच्च होगा अपनी विशिष्ट ऊष्मा का मान, बराबर। यस, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। और नेक्स्ट अपने पास, इसके न्यूनतम तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा कर करते हो तो क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अगर कोई खाद्य पदार्थ है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई खाद्य पदार्थ है उसको मैं फ्रीज में रख दूं तो क्या होगा?
तो फ्रीज में रख देने पर वो खराब नहीं होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है खराब क्यों नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, क्या वो जीवाणु मर जाते हैं या जीवाणु जम जाते हैं, क्या हो रहा है, तो वो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा। 12 में ये आंसर आ रहा है। वेरी गुड। आशीष का सबसे पहले, फिर रमेश चौधरी चौटान, फिर आशीष, ओके, सिक्कर, सौरभ नेगी, अचल सिंह, शिवपाल सिंह भाटी, टप्पू जाट, बहुत अच्छा। 12 में ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। शाबाश, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके न्यून टेम्परेचर पर जो है जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, अनएक्टिव होते हैं, भाई मरते नहीं है, ध्यान में रख लेना। अगर मुझे जीवाणु और फफूंदी को मारना होगा ना तो मुझे निर्जलीकरण करना पड़ेगा, निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक जो है वो गर्म करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। यस, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिवहन, संवहन, चालन या विकिरण। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जल्दी से आंसर दो, क्या कहेंगे हम लोग, जल्दी से आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो। बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर दो भाई। आशीष, यास, संवहन जी नहीं, 13 में बी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है, आप टप्पा मार रहे हो, को 100% पता है। पहले तो आशीष और सिकराला, ये सभी मुझे एक बार लिख के बताओ, आप टप्पा मार रहे हो या 100% सही है, ये आपको पता है बी नंबर, जल्दी से बताइए भाई। अचल सिंह, आप भी बताओ भाई, टप्पे तो नहीं मार रहे हो। हाँ जी, चलो अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा अंतरण को हम लोग अभिवहन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, बराबर। संवहन नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, सॉरी, डी आंसर, जी नहीं, डी आंसर भी नहीं होगा। ओके, आंसर जो होता है वो होता है अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले अंतरण को क्या कहते हैं। गुरुजी टप्पा है मेरा तो, पर सीख भी रहे हैं। हाँ, तो ये तो कोई बात नहीं, टप्पा तो मार ही सकते भाई। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ध्यान में रखना है, बराबर ना। यस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो, क्या होगा 14 का आंसर। वेरी गुड, ओके, बी आंसर आ रहा है 14 में। यस, जिस स्टूडेंट का बी आंसर आ रहा है सभी का राइट है। यस, बहुत अच्छा, विद्युत ऊर्जा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर दिया, बी ही इसका आंसर राइट होगा, राइट है ना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए सबको पता है, बराबर। आगे चलते हैं और आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल, आज की क्लास का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो।
पानी की टंकी के ऊपर देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। तो आज की क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी जो है वो दिखाई देने का कारण क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दो, कम दिखने का कारण क्या है। यस, तो जल्दी से आंसर दो भाई, 15 का आंसर दो। डी आंसर, किशन सिंह सी आंसर दे रहे हैं। अरे राजा ऐसे मत कर रहे किशन सिंह। हाँ जी, अनिल, सौरभ नेगी, बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या होगा, अपवर्तन, राइट है ना। अपवर्तन के कारण जो है पानी की टंकी के ऊपर देखने पर जो है वो कम गहराई की दिखाई देती है। और ये हमने किस में पढ़ा था, प्रकाश में पढ़ा था, सही है ना। और प्रकाश की ये क्या है, प्रकाश तरंग से संबंधित घटनाओं में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अपवर्तन क्या होता है, किसी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का माध्यम की सतह पर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग अपवर्तन कहेंगे, राइट। यस, तो आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ में हमारे आज के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं, और कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत,